जैविक विभिन्नताओं की हम बात कर रहे हैं। तीव्र गुणन से भोजन और आवास उत्तरजीविता के लिए संघर्ष। अब हम बात करें कि कुछ विभिन्नताएं हैं और विभिन्नताएं कैसी हैं। ये विभिन्नताएं हैं वंशानुगत विभिन्नताएं। ठीक है, हमने बात की थी जब दार्शनिक बात पढ़ा था कि विभिन्नताएं हैं और विभिन्नताएं कैसी होती है, आपके वंशानुगत होती है। और ये विभिन्नताएं किस कारण उत्पन्न हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात करें उत्परिवर्तन। अचानक से उत्पन्न हो जाए, उत्परिवर्तन अचानक से उत्पन्न हो गई है, उत्परिवर्तन। और ये उत्परिवर्तन असतत विभिन्नताएं हैं। कैसी है? असतत विभिन्नताएं हैं। ये हो सकती है जीनोमिक म्यूटेशन। नेक्स्ट बात करें क्रोमोसोमल एब्रेशन। और नेक्स्ट बात करें जीन म्यूटेशन। जीनोमेटिक म्यूटेशन, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो गया है। और गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, या तो गुणसूत्र की संख्या बढ़ गई या कम हो गई। गुणसूत्रों की सेट की संख्या, समुच्चय की संख्या बढ़ गई, कम हो गई। नलिशोमी, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, डबल मोनोसोमी। ठीक है, क्या हम बात करेंगे। क्रोमोसोमल एब्रेशन, गुणसूत्री विघटन। गुणसूत्र की संरचना में बदलाव आ गया। बदलाव विलोपन के कारण हो सकता है, द्विगुणन के कारण हो सकता है, प्रतिपन के कारण हो सकता है, प्रतिलोमन के कारण हो सकता है। और जीन म्यूटेशन, जीन की संरचना में बदलाव आ गया। जीन की संरचना में बदलाव क्यों आया? न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन के कारण आया। न्यूक्लियोटाइड में क्या? नाइट्रोजनस क्षार, प्यूरिन, स्पाइरिमिडीन, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, गुआनिन। इनकी विलोपन के कारण, इनमें परिवर्तन के कारण जो परिवर्तन उत्पन्न हुआ, उसके कारण क्या उत्पन्न हो गया? आपके जीन के अंदर म्यूटेशन, परिवर्तन उत्पन्न हो गया। नेक्स्ट बात करें जीन रिकॉम्बिनेशन, जीन पुनर्योजन। और ये जीन पुनर्योजन किसकी वजह से हुआ? ये हुआ क्रॉसिंग ओवर के कारण, जीन विनिमय के कारण। और ये जीन विनिमय की परिघटना कब हुई? जब हम सेल डिवीजन पढ़ते हैं। और सेल डिवीजन में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम पढ़ते हैं। और अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की प्रोफेज प्रथम पढ़ते हैं, पूर्वावस्था प्रथम पढ़ते हैं। उस समय उपअवस्थाएं पढ़ते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो जब पेकाइटीन उपअवस्था होती है, उस पेकाइटीन उपअवस्था के दौरान क्या होती है? ये परिघटना परिलक्षित होती, क्रॉसिंग ओवर। समजात गुणसूत्रों के मध्य जब गुणसूत्री खंडों का आदान प्रदान होता है, तो आदान प्रदान के फलस्वरूप जो परिघटना परिलक्षित होती है, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और ये क्रॉसिंग ओवर अपने आप में प्रकृति में बड़ी विचित्र है। अगर क्रॉसिंग ओवर इस धरती पे नहीं होती, या परिघटना नहीं होती, तो एक ही समष्टि के सभी जीव आपस में क्या होते? समान होते। तो ये कैसी विभिन्नता है? ये सतत विभिन्नता है। एक ही माता पिता, एक ही पैतृक से उत्पन्न होने वाली संतानों में भी जो विभिन्नता होती है, उस विभिन्नता का कारण क्या होता है? ये क्रॉसिंग ओवर होता है। नेक्स्ट हम बात करें संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन और जीन माइग्रेशन। हाइब्रिडाइजेशन संकरण और जीन प्रवास। संकरण मतलब तो अलग अलग जाति के जीवों के बीच में अगर संकरण हो रहा है, जनन की क्रिया हो रही है, तो उसको संकरण कह रहे हैं। और उत्पन्न होने वाली संतति क्या कहला रही है? संकर कहला रही है। जैसे हम बात करते हैं कि गधे और घोड़े के संकरण से होने वाला खच्चर, हिन्नी, लाइगर, टाइगोन, ज़ेब्रोन की, ये सभी क्या है? संकर है। तो इनमें क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ। परिवर्तन क्यों हुआ है? दो अलग अलग जाति के जीवों के बीच में जब जन्म किया हो, तो अलग अलग जाति के जीन इसके अंदर आए हैं, जीनों में परिवर्तन हो गया है, जीन माइग्रेट हुए हैं एक समष्टि से दूसरी समष्टि में। तो इस कारण भी क्या हो सकती है? वेरिएशंस उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करें जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट। और इस जेनेटिक ड्रिफ्ट का अध्ययन किसने किया था? सीवाल राइट ने। इसको हम सीवाल राइट प्रभाव भी कहते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है कि एक ही समष्टि का
जो कुल जीनों का समुच्चय होता है, एक ही समष्टि है, उस समष्टि में पूरे जीनों का जो योग होता है, समुच्चय होता है, उसको हम क्या कहते हैं? जीन पूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन पूल। तो जीन पूल क्या है? एक ही समष्टि में जीनों का कुल योग जीन पूल कह रहा है। और अगर इस जीन पूल में किसी जीन की फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन आ जाए, जीन पूल में जीन की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति में परिवर्तन आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। और ये जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा छोटी पॉपुलेशन पे लागू होता है। दो तरह के प्रभाव की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। एक बात कर रहे हैं फाउंडर इफेक्ट, और एक हम बात कर रहे हैं बोटलनेक इफेक्ट। क्या होते हैं फाउंडर इफेक्ट की मैं बात कर रहा हूं? अगर एक मान के चलो बीटल्स है, बीटल्स की एक छोटी सी आबादी है, रह रही है कहीं, अगर वहां से एक हाथी गुजरता है और हाथी का पांव इस पॉपुलेशन के ऊपर गिर जाता है, अधिकांश बीटल्स क्या हो जाते हैं? उस हाथी के पांव पड़ने से नष्ट हो जाते हैं, कुछ बीटल्स बचे रह जाते हैं। ठीक है, मतलब उस जो बीटल्स की पूरी समष्टि थी, उनका पूरा जीनों का समूह था, वो क्या कहला रहा था? जीन पूल, उस बीटल्स की समष्टि का। लेकिन उस जीन पूल में से अधिकांश जीन क्या हो गए? नष्ट हो गए। क्यों नष्ट हो गए? क्योंकि आबादी में से अधिकांश बीटल्स क्या हो गए हैं? नष्ट हो गए। तो जब ये बचे हुए जीन हैं, उनका जो लक्षण प्रारूप आएगा वो कुछ परिवर्तित आएगा, कुछ बदला हुआ आएगा, उसको ही हम क्या कह रहे हैं? फाउंडर इफेक्ट कह रहे हैं। मतलब समष्टि के अधिकांश जीवों के नष्ट होने से उस समष्टि के जीनों की संख्या में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। जीन पूल क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। और ऐसे जीन पूल का जो लक्षण प्रारूप है वो भी क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। और इस परिवर्तित लक्षण प्रारूप से एक नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? बोटलनेक इफेक्ट कहते हैं। बोटलनेक इफेक्ट अगर किसी प्राकृतिक आपदा से, बाढ़ से, सूखे से, अकाल से, तेज गर्मी से, तेज सर्दी से, आंधी से, तूफान से किसी समष्टि के अधिकांश जीव क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। लेकिन जो बाकी बचे हुए जीव हैं वो क्या करते हैं? तीव्र जनन करते हैं, ताकि जो जीन खत्म हो गए हैं उन खत्म जीनों की भरपाई कर सके। लेकिन वो भरपाई नहीं हो सकती। इतना तीव्र जनन करते हैं, उसके बावजूद भी कुछ जीनों की कमी रह जाती। इसको हम क्या कहते हैं? बोटलनेक इफेक्ट कहते हैं। ये इसका बोतल का बॉटम है, समष्टि ऐसी है, यहां पर कुछ प्राकृतिक आपदाएं नष्ट हो गए, इन बाकी बचे हुए ने क्या किया? तीव्र जनन किया और इसको पूरा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इन जीनों की संख्या क्या रहेगी? कम रहेगी। इस बोतल की गर्दन की तरह कम रहेगी। इसलिए इसको हम क्या करें? बोटलनेक इफेक्ट हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट बात करें हम फिफ्थ पॉइंट, प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन, इसकी हम बात कर चुके हैं कि प्रकृति ने ऐसे जीवों का चयन किया। कैसे जीवों का चयन किया? जो विभेदात्मक प्रजनन में सबसे ज्यादा संतानोत्पत्ति कर रहे हैं। सबसे ज्यादा संतानोत्पत्ति कर रहे हैं तो अगली जनसंख्या में ज्यादा मात्रा में जीन किसकी जा रही है? कुछ ज्यादा संतति उत्पन्न करने पाएगी। ठीक है, तो प्रकृति उसका क्या कर लेगी? चयन कर लेगी। ठीक है, तो मतलब प्राकृतिक वर्ण किसका हो रहा है? अगली पीढ़ियों में जो विभेदात्मक जनन द्वारा ही प्राकृतिक वर्ण क्या होता है? अग्रसर होता है। नेक्स्ट हम बात करें पृथक्करण, आइसोलेशन। और आइसोलेशन क्या है? एक ही जाति के जीव हैं जो आपस में जन्म कर सकते हैं। एक ही जाति के जीव हैं जो आपस में जनन कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अवरोध हैं बीच में जो उनको आपस में जनन नहीं करने दे रहे हैं। अवरोधी जो क्रियाएं हैं उनको हम क्या है? पृथक्करण। अभी पृथक्करण कैसे भी हो सकते हैं? भौगोलिक भी हो सकते हैं, ऋतुनिष्ठ भी हो सकते हैं, जलवायु में भी हो सकते हैं, व्यवहारिक भी हो सकते हैं, संरचनात्मक भी हो सकते हैं, यांत्रिक अवरोध भी हो सकते हैं। हम बात करेंगे पृथक्करण जब हम पढ़ेंगे आइसोलेशन वाला चैप्टर। तो एक ही जाति के जीवों के बीच में जनन को रोकने के लिए जो अवरोध होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पृथक्करण कहते हैं। उन अवरोधों के फलस्वरूप एक ही जाति के जीव आपस में जनन नहीं कर पाते और धीरे धीरे जाते एक ही जाति दो अलग अलग जातियों के अंदर बढ़ जाती है। अलग अलग जातियों में बढ़ जाती है, फलस्वरूप नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है। फलस्वरूप
फलस्वरूप नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये हमने बात कर लिया कॉन्सेप्ट आपके नवडार्विनिज्म। तो इन सातों कॉन्सेप्ट को मिलाकर हम नियो डार्विनिज्म कहते हैं, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी हम इसको कहते हैं। अब इस नेचुरल सिलेक्शन के कुछ एग्जांपल्स की हम बात करें। नेचुरल सिलेक्शन के कुछ एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये वापस पढ़ेंगे हम एक बार नेचुरल सिलेक्शन चैप्टर जब हम पढ़ेंगे जेनेटिक बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, उस समय हम दोबारा से। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म एक वैज्ञानिक थे बेनार्ड केटलमैन। इन्होंने बिस्टन बेटुलेरिया एक पेपर उसके ऊपर इन्होंने अपना अध्ययन किया। इन्होंने देखा कि ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति हुई उससे पूर्व की बात की और औद्योगिक क्रांति के बाद की उन्होंने बात की। तो उन्होंने बात की कि जब औद्योगिक क्रांति थी इस समय वेस्टर्न बेटुलेरिया की दो प्रजातियां बनी, एक धूसर पंखों वाली और एक काले पंखों वाली। एक धूसर पंखे वालों और एक काले पंखों वाले। जब औद्योगिकरण नहीं हुआ था ब्रिटेन, जब औद्योगिकरण नहीं हुआ था उस समय जो पर्यावरण था वो पूरी तरह से क्या था, स्वच्छ था, स्वस्थ था, किसी तरह का उसके अंदर प्रदूषण नहीं था। तो उस समय जो धूसर पंखों वाली इस पेपर मोथ की प्रजाति थी वो पेड़ के तनों पर, पेड़ के तने कैसे थे, बिल्कुल धूसर रंग के थे। तो ये धूसर पंखों वाली 20 पेड़ के तने पे बैठती थी और ये काले पंखों वाली, तो काले पंखों वाली आसानी से दिख जाती थी, इस कारण वो आसानी से शिकारी पक्षियों का शिकार हो जाती थी। लेकिन ये धूसर पंखों वाली क्या हो जाती थी, बची रह जाती थी। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर अपना कैमोफ्लेज कर जाती थी, छद्मावरण हो जाता था इसका। तो इस समय संख्या किसकी ज्यादा थी, इस धूसर पंखों वालों की संख्या ज्यादा थी और इस काले पंखों वाली जो कार्बोनेरिया ग्रुप था उसकी संख्या क्या थी, कम थी। लेकिन जैसे ही औद्योगिकरण स्टार्ट हुआ, औद्योगिकरण स्टार्ट होते ही जो गंगों में कोयलों का प्रयोग होने लगा और कोयलों की जो कालिख थी वो पर्यावरण के अंदर फैलने लगी और ये कालिख इन पेड़ों के तनों के ऊपर भी जमा होने लगी। फलस्वरूप जो तने थे वो कैसे हो गए, अब काले हो गए और काले तनों में अब की बार तो ये काले पंखों वाली थी कार्बोनेरिया ग्रुप, ये छुप गया और ये धूसर पंखों वाली स्पष्ट रूप से दिख गई। अब धूसर पंखों वाली शिकारी पक्षियों को दिखने लगी तो इनकी संख्या क्या हो गई, कम हो गई और इनकी संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अब इस काले तने में एक कार्बोनेरिया ग्रुप छुप गया और क्या हो गया, कुछ समय बाद कोयलों का उपयोग क्या हो गया, बंद हो गया और अब कोयले के स्थान पर बिजली आ गई और बिजली के आने से उस समय पश्चात में जो पर्यावरण में जो ये कालिख जमा थी वो कालिख वापस क्या होने लगी, उतरने लग गई और इन पेड़ों के तनों पर जो जमी हुई कालिख थी वो भी क्या हो गई, उतरने लगी। फलस्वरूप अब क्या हुआ, अब ये जो कार्बोनेरिया ग्रुप था वो शिकारी पक्षियों को स्पष्ट दिखने लग गया और इसका शिकार ज्यादा हो गया और ये धूसर पंखों वाले थे ये इसके अंदर छिप गए, इनकी संख्या गई वापस इसकी तरफ। तो प्रकृति ने चयन किया है इसका जो प्रकृति के अनुकूल था, जो परिवर्तित वातावरण परिवर्तित प्रकृति के अनुरूप था, उसकी संख्या बढ़ी क्योंकि प्रकृति ने उसका चयन किया और दूसरी क्या हो गई। इसी तरह से हम बात करें ड्रग रेजिस्टेंस। अपने को पता है जब हम बीमार होते हैं तो हम ड्रग्स का सेवन करते हैं, एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और ये दवाइयां क्या करती है, उस जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। लेकिन बार बार दवाइयों के प्रयोग से कुछ जीवाणुओं के ऐसे प्रभेद उत्पन्न हो जाते हैं जो इन औषधियों से खत्म नहीं होते।
इन औषधियों का उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होता। और अब आगामी संततियों के अंदर ये जो ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन है वो अपनी संख्या बढ़ाती है, और जब आगामी किसी एंटीबायोटिक का हम इस्तेमाल करते हैं, इसी दवाई का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका असर क्या हो जाता है, नहीं होता है। तो ये ड्रग रेजिस्टेंस प्रकृति ने किसका चयन किया, जिन्होंने औषधि के प्रति अपनी प्रतिरोधकता विकसित कर ली। इसी तरह हम बात करें सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया और मलेरिया, ये अपने को पता है। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया को अपने पता है, जब ये संयुग्मजी अवस्था में जब ये होते हैं तो संयुग्मजी अवस्था में आते ही क्या हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब विषमयुग्मजी अवस्था में होते हैं तो जो हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन का जो आकार है वो कैसा हो जाता है, सिकल की तरह हो जाता है, हशियाकार हो जाता है। और इस हशियाकार आरबीसी के अंदर, हशियाकार आरबीसी जो गोलाकार हशियाकार, इस हशियाकार आरबीसी में मलेरिया का जो पैरासाइट होता है, मलेरिया का पैरासाइट या उसको हम पैथोजन कहें, रोगजनक कहें, वो अपना जीवन काल पूरी तरह से सही ढंग से नहीं कर पाता, मतलब उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो जहां पर सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट ज्यादा होते हैं वहां पर मलेरिया के पेशेंट्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मलेरिया का रोगजनक इस सिकल सेल के अंदर अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाता। और एक और हम बात करें मलेरिया और G6PD, जो निग्रोइड लोग होते हैं, निग्रो, उन निग्रो के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की कमी हो जाती है। और इस कमी के कारण जो हीमोग्लोबिन होता है वो कैसा हो जाता है, डीनेचर्ड हो जाता है। कैसा हो जाता है? डीनेचर्ड हो जाता है, विकृत हो जाता है। और इस रोग को हम क्या कहते हैं, फेविज्म। कौन सा रोग कहते हैं? फेविज्म। और इस डीनेचर्ड हीमोग्लोबिन में ये जो मलेरिया का रोगजनक है वो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाता, जिस कारण जिन व्यक्तियों में G6PD की कमी है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की कमी है, उसके अंदर मलेरिया का रोगजनक अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा। और ऐसे रोग से ग्रसित लोगों के अंदर मलेरिया रोग नहीं होगा। और इस रोग को हम क्या कहते हैं, फेविज्म कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने डार्विनिज्म के पक्ष में क्या क्या प्रयोग थे, डार्विनिज्म है क्या, उसकी आलोचनाओं के बारे में पढ़ा, न्यू डार्विनिज्म के बारे में पढ़ा, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के बारे में पढ़ा। तो आज के लेक्चर में हम इतनी ही बात करेंगे। धन्यवाद।